स्वागत करता हूं सभी बच्चों का। और देखिए जो यहाँ पर टॉपिक लिखा है मैंने, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये वही पुराना टॉपिक है। अर्थात इससे पहले जो वीडियो में चल रहा था वही है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। और उसमें मैंने 5-6 पॉइंट लिखे थे, जिसमें से 2 पॉइंट बचे थे। अगर पिछला वीडियो देखा है तो वही 2 पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और ये बड़े ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो चीज़ आती है ना, वो ज़्यादातर बच्चों ने एक ही प्रारूप देखा है, पर ये कई तरह से प्रयोग में आ सकता है, आता भी है। इसलिए इसको पूरा डीपली समझना है कि क्या करना है। जैसे डिड नॉट फेल टू फ्रेज है ये, तो ये ज़्यादातर देखा जाता है कि डिड नॉट फेल टू, डिड नॉट फेल टू, डिड नॉट फेल टू। तो क्या इसके अलावा इसका प्रयोग और भी अन्य किसी प्रकार से हो सकता है? तो हमें ये देखना है, इसको समझना है, क्योंकि देखिए परिवर्तन होता रहता है और चीज़ें बदल कर सामने जब आती हैं और हमने अगर उनको पहले से नहीं देख रखा है तो निश्चित तौर पर समस्या खड़ी हो ही जाती है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा उसको डिटेल में देख लें और कुछ दायरा उसका समझ लें तो फिर समस्या नहीं आएगी, ये निश्चित रूप से पक्की बात है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज सून एज को नो सूनर में बदल कर, और ये कॉमन सिचुएशन है जो ज़्यादातर बच्चे इसको जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस लिखा कि एज सून एज, एक एग्जांपल लेते हैं, ये आएगा आपका अफर्मेटिव में। जब इसको हम चेंज करके नो सूनर करेंगे तो सेंटेंस हमारा निगेटिव बन जाएगा। जैसे एज सून एज he saw ए लायन, फिर कॉमा लगता है और फिर हो जाता है ही रैन अवे। और तमाम प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एज सुन एज द टीचर इंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं पर भी मतलब इसको बनाया जा सकता है, स्ट्रक्चर एक ही रहता है। ठीक, तो जैसे उसने एक शेर देखा वो भाग गया। अब हमें पहले इसको बेसिकली स्टडी करना है कि बेसिक तौर पर इसको हम कैसे बनाते हैं और क्या चेंजेस आते हैं इसमें। तो एज सुन एज, जैसा कि कहा गया कि एज सुन एज को नो सूनर में बदलना है, तो हम नो सूनर में जब इसको बदलते हैं तो केवल यही नहीं बदलता, जब हम नो सूनर को बदलते हैं तो पूरे सेंटेंस में और कुछ चेंजेस आते हैं, वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जब हम एज सुन एज को हटाते हैं तो ये नो सूनर बदल जाता है। फिर यहाँ पर जो दिया हुआ एक सेंटेंस होता है, ये जो सेंटेंस दिया रहता है, ठीक है ना, ये क्लॉज है, ये दूसरी क्लॉज है, उसका ये कंजंक्शन है। अगर हम इसको सेंटेंस को कन्वर्ट करें तो हम यहाँ से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, ही रैन अवे एज सुन एज ही सॉ ए लायन, वहाँ से भी बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर सेंटेंस एज सुन एज से ही देखा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर इफ़ेक्टिव पोजीशन पे रहता है, तो ऐसे ही ज़्यादातर लोग यूज करते हैं और ये इम्प्रेसिव बनता है, इसलिए इसको बीच में नहीं लाते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं। ये पूरा एक कंजंक्शन है और इस सेंटेंस को लेकर मैंने पूरा एक, ये समझिए कि 40-45 मिनट खर्च किए थे। वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, थंबनेल में उसमें लिखा हुआ है कि एज सुन एज से नो सूनर में परिवर्तन करना, और उसमें लिखा भी हुआ है कि इसमें ऐसा क्या है जो 40-45 मिनट लगा। तो उसमें इसको डीपली आप समझ सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस में क्या बातें बताई गई हैं जिसमें इतना समय लगा। तो जब आप उसको पूरा स्टडी करोगे तो निश्चित तौर पर उसमें इतने ढेर सारी बातें हैं इस सेंटेंस में कि आप पढ़ोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझो। नो सूनर जब ये हुआ तो इस क्लॉज को जब हम ऐसा, अब ये नहीं है कि नो सूनर किया और ही सॉ ए लायन कर दिया, नहीं, ये आपका कंजंक्शन था। जैसे आप इफ़ का प्रयोग करते हो, जैसे आप इफ़ का प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग कंडीशनल यूज़ करते हैं, शुड का प्रयोग कंडीशनल यूज़ करते हैं, तो वो एक अलग बात है।
जैसे अनलेस का यूज़ करते हैं आप कंडीशन में, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। क्यों? क्योंकि वो सारी कंजंक्शन है, यहाँ पर ये कंजंक्शन है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो इफ़ की तरह, लेकिन ये कंजंक्शन नहीं है। इसको कंजंक्शन समझने की भूल मत करना। ये आपका एडवर्ब है। जब ये एडवर्ब आएगा, तो एडवर्ब जब आता है तो ये हमेशा वर्ब को या एडवर्ब को या फिर किसी एडजेक्टिव को या फिर प्रीपोजिशन को या फिर कंजंक्शन को मॉडिफाई करता है। वो प्रोनाउन या नाउन को क्वालिफाई नहीं करता। इसलिए यहाँ पर हमें इसी की वजह से कि ये चूँकि कंजंक्शन नहीं है, ये एडवर्ब है, हमें इसको इंटरोगेटिव बनाना पड़ता है। जब हम इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसको हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो सा यानी पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, और वो हम लिखते हैं डिड, और फिर हम लिखते हैं ही, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है सी, और फिर हो जाता है ए लाइन। और जब ये आता है तो नो सूनर के जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है वो फिर आता है आपका देन, और फिर लिखा जाता है ही रैन अवे। जब आप इतना बनाओगे तब ये सेंटेंस सही बनेगा। तो नो सूनर, इसके बाद ये डिड आगे आना चाहिए, बीच में यहाँ पर देन लगना चाहिए, और ध्यान रखें इस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म करना चाहिए। तो ये 4 जगह आपको बहुत ज़्यादा माइंड करना पड़ेगा। एक तो नो सूनर लाइए, जैसे ही नो सूनर आप लाते हो इसको इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा तो हमें वर्ब में ध्यान रखना पड़ेगा। भले ही वो वर्ब आपकी वही आ जाए, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आ जाए, लेकिन हमें ध्यान तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर ये इंट्रोगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस बनता है तो वर्ब को हमें बेहद ध्यान रखना है कि हमारा सेंटेंस में वर्ब का रोल किस प्रकार आना चाहिए। इसके बाद जब हम बीच में कॉमा की जगह जाते हैं तो हमारा देन लगता है, क्योंकि नो सनोर का कॉम्बिनेशन में देन ही सपोर्ट करता है, और ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन जो है ये कंजंक्शन नहीं है, ये आपका एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। और ये पूरा जो एडवर्ब और वर्ब लिखा हुआ ये पूरा क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्ब का इन्वर्जन। ये इन्वर्जन कहलाता है, क्योंकि ये चीज़ जो इन्वर्जन है ना, ये मतलब जब हम कभी किसी सेंटेंस से पहले वर्ब ले आते हैं तो वो वर्ब का, और या फिर एडवर्ब आ जाता है, तो जब एडवर्ब आएगा तो उसके बीच में वर्ब जरूर आएगी, तो ये आपका वर्ब का इन्वर्जन कहलाता है। और ये इस वजह से आई यहाँ पर डिड, क्योंकि इसका इफेक्ट सीधे इस पर ना पड़े, सीधे डिड में पड़े। और डिड क्या है? वर्ब है, और वर्ब को ही मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है, इसलिए इसको इंटरोगेटिव बनाया जाता है। अगर कोई पूछता है कि इंटरोगेटिव इसको क्यों बनाया जाता है, तो इसका मतलब यही है कि ये एडवर्ब होता है और इसका इफेक्ट नाउन या प्रोनाउन पर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए इसको हम जब इंटरोगेटिव बना देते हैं तो ये एक वर्ब हो गई और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब है तो क्योंकि किसी न किसी प्रकार की वर्ब ना, तो ये वर्ब होगी, ये भी वर्ब है। बस अंतर ये है कि ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, और है वो भी वर्ब। तो जब ये वर्ब आ जाती है तो एडवर्ब इसको पूरी तरह से कवर कर लेता है, ये एडवर्ब को ये कवर कर लेता है, तो फिर हमारा सेंटेंस सही बनता है। और जब तक ये नहीं करोगे तब तक आपका सेंटेंस सही नहीं होगा। तो एक तो ये चीज़ है जो आपने देखी कि जब हम इसको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनाते समय इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी का दूसरा रूप देखिए, जो दूसरे रूप में ये आ जाता है। पहले तो मैं टेंस के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में ये मानसिकता होती है कि ये इसी तरह से आता है और डिड ही लगता है और इसका एक ही सेंटेंस नहीं। ये जिस सेंटेंस में आप टेंस में चाहे लगभग काफ़ी सेंटेंसेस में ये बन सकता है। जैसे हम ये देखें कि एज सुन एज ही रन्स, कॉमा लगाइए, ही फॉल्स डाउन। जैसे ही वो दौड़ता है वह गिर पड़ता है, ये प्रेजेंट में है। अगर हम इसको फ्यूचर में करें तो एज सुन एज ही रन्स, कॉमा
ही विल फॉल डाउन। इसका अर्थ कैसे निकलेगा? क्योंकि ये दोनों तरफ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही बोला जाएगा। क्योंकि ये फ्यूचर में है, इसकी जो यहाँ पर ये आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज दी हुई है, तो ये आपका कैसा है, ये प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में होता है। ये इसमें इफ़ की तरह यूज किया जाता है। इफ़ यू वर्क हार्ड या इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। यदि वो परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा। तो ऐसे में इसका अर्थ निकलेगा कि जैसे ही वो दौड़ेगा वह गिर पड़ेगा, जैसे ही वो दौड़ेगा वो गिर पड़ेगा, जैसे ही वो दौड़ता है वह गिर जाता है। यहाँ पर देखो, अब इसको हम पास्ट में ले जाएं, एज सुन एज ही रैन ही फेल डाउन। जैसे ही वो दौड़ा वह गिर गया, ये पास्ट बनेगा। तो प्रेजेंट में भी हो सकता है, ये फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक, पहले तो ये दोनों देखिए। तो जब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे इस वाले को, तो कैसे बनेगा? नो सूनर, अब ये चूंकि प्रेजेंट में है तो डज आगे आ जाएगा। नो सूनर डज ही रन, अब फिर लगाएंगे देन, और देन के बाद लिख देंगे ही फास्ट डाउन। मतलब वो क्या है, वो दौड़ने भी नहीं पाता है कि वह गिर जाता है, वो दौड़ने भी नहीं पाता है कि वह गिर जाता है। ये सेंस निकालो। यहाँ पर क्या है, वो शेर देखने भी ना पाया था कि भाग गया, अर्थात शेर को देखते ही भाग गया। ऐसे अर्थ इसमें निकलते हैं। अब इसमें ये वाला देखिए, ये कैसे बनेगा? एज सुन एज, अब फिर इसको क्या करेंगे? डज ही, फिर करेंगे रन, और देन ही विल फॉल डाउन। ठीक, यहाँ पर ये बनेगा, वो दौड़ भी नहीं पाएगा कि गिर पड़ेगा, वो दौड़ने भी ना पाएगा कि गिर पड़ेगा। मतलब ये कि जैसे वो दौड़ेगा गिर पड़ेगा। तमाम ऐसे सेंटेंस, वो मुझे जैसे ही देखता है रोने लगता है, वो जैसे ही उसको देखता है हंसने लगता है। मतलब ऐसे सेंटेंस संभव है ना, पूरी तरह संभव है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपका स्ट्रीम चेंज होता है तो ये भूल जाइए कि हमेशा डिड आता है, मतलब वो डज भी होता है, हो सकता है। और इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे तो प्रेजेंट में और फ्यूचर में, पास्ट में, तीनों में बनेगा। तो जब वो बनेगा तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा, फिर ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए 3 तरह के सेंटेंस हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, और तीनों में लगभग एक ही तरह का मान लीजिए नियम है। अगर यहाँ पर ही सा ए लाइन है तो इंट्रोगेटिव किया तो डिड ही सी ए लाइन हो गया। और इसमें ये इंटरोगेटिव जरूर होता है, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं। ये ना समझिएगा ये इंटरोगेटिव हो गया हम जाके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें, नहीं नहीं, ये सिर्फ निगेटिव है। ये वर्ब का एडवर्जन है, ये वर्ब का जो इन्वर्जन है वो एक अलग चीज़ है, ये इंटरोगेटिव नहीं है। और यहाँ पर देखिए, एज सुन एज ही रन्स ही विल फॉल डाउन, एज सुन एज ही रन्स ही फॉल्स डाउन। तो यहाँ पर क्या हुआ, नो सूनर डज ही रन देन ही फॉल्स डाउन। फिर ये चीज़ आएगी, एज सुन एज डज ही रन, नहीं नहीं, यहाँ पर एज सुन एज नहीं है, यहाँ पर चूंकि चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, नो सूनर, नो सूनर डज ही, हाँ ये चेंज होगा तो नो सूनर आएगा ना, इसका नो सूनर। तो नो सूनर डज ही रन देन ही विल फॉल डाउन। तो जैसे ही वो दौड़ेगा वो गिर पड़ेगा, अर्थात वो दौड़ने भी नहीं पाएगा कि गिर पड़ेगा। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों को कन्वर्ट करके मैंने बताया है। अफर्मेटिव, 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 निगेटिव, निगेटिव, और ये निगेटिव, सब के अफर्मेटिव और ये निगेटिव। तो एक रूप तो आपने ये देखा, मैंने कहा था कि इसको मैं बाद में रखूँगा, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया हुआ है। अब इसी को ज़रा दूसरे, ये आपने एक प्रारूप देखा, अब आप एक और रूप देखिए। जैसे हम कहें ही हैड हार्डली reached the
school when the bell rang. वह मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था जब घंटी बज गई। अब यहाँ पर ये एडवर्ब है, ठीक, ये आपका कंजंक्शन। समझना इस वाक्य को जरा। He had hardly reached the school when the bell rang. वह मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था जब घंटी बजी। एक तो ये है कि इसका ये सीधा प्रयोग है, सेंटेंस एकदम सही है। अब इसका इन्वर्जन देखिए, इसका आया करता ज़्यादातर हार्डली हैड ही रीच्ड द स्कूल when the bell rang, यानी हार्डली हैड ही रीच्ड द स्कूल when the bell rang। वह मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था जब घंटी बज गई। ये भी सही है, बस ये है कि ये इसका सिंपल यूज़ है और ये इसका ये इन्वर्जन है। यहाँ पे ही आ रहा है, ये सेंटेंस आपका जो ही हैड रीच्ड लिखा है इसको इंटरोगेटिव कर दिया। हार्डली का प्रयोग है, ये आपका एडवर्ब है नो सूनर की तरह, और आगे हार्डली के साथ हमेशा व्हेन लगता है। जैसे नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, उसी तरह हार्डली और या फिर स्कैर्सली के साथ व्हेन लगता है। यह हमेशा रखिए, नो सूनर के साथ कंजंक्शन देन, हार्डली या स्कैर्सली के साथ व्हेन। हार्डली और स्कैर्सली का सेंस मतलब उसका प्रयोग और भाव बिल्कुल एक सा होता है। यहाँ पर ही हो गया। अब ये इसका सिंपल यूज़ था, ये इसका इन्वर्जन यूज़ है। अब बात करते हैं ये कि ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव या निगेटिव। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव। ये कैसा है, ये भी सेंटेंस आपका अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं आया। हालांकि ये निगेटिवली यूज किया जाता है, लेकिन है एडवर्ब हम, लेकिन इसमें निगेटिव का कोई सेंस देखते नहीं है, इसलिए इसको हम निगेटिव नहीं कह सकते हैं। तो ये निगेटिव नहीं है। अब बात आती है कि इसको हम निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो जब इसको निगेटिव बनाने के लिए कहता है तो यही आपका नो सूनर में बदल जाता है। नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्कूल। चूंकि वेन हार्डली के साथ आता है, नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देन, और फिर लिखेंगे द, फिर लिखेंगे बेल, और फिर लिखेंगे रैंग। ये इसका ये निगेटिव यही बनेगा जाकर। मतलब इसमें अगर वो कहता है कि निगेटिव बनाओ तो आप कहीं नॉट नहीं लगा सकते हो। इसमें नॉट लगाने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर हार्डली हैड वाले को भी अगर वो कहता है कि निगेटिव बनाइए तो आपको नो सूनर में ही जाना पड़ेगा। और अगर नो सूनर वाले, देखो होता क्या है कि इसका ऐसा पूछता है, ठीक, इसका ऐसा भी पूछता है, लेकिन फिर आप जब नो सूनर से आपको पलट करके अफर्मेटिव में आएगा कोई, तो हार्डली थोड़ी माइंड में आएगा, उसके एज सुने जाएगा। तो जब इसका आपको अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा तब फिर आप इसमें आ जाओगे। एज सुन एज ही हैड रीच्ड द स्कूल, और फिर आ जाएगा आपका ये हट जाएगा, यहाँ कॉमा लगेगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा द बेल रैंग। ये बनेगा एज सुन एज ही हैड रीच्ड द स्कूल द बेल रैंग। जैसे ही वो स्कूल पहुंचा था कि घंटी बज। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका ये दिया हुआ है और आपसे वो अफर्मेटिव पूछ रहा है तो यही बनाओगे। अगर ये दिया है और कहता है निगेटिव बनाओ तो यही बनाओगे। बट यहाँ एक टेक्निक की ज़रूरत है, यहाँ एक लॉजिक, दूसरा नया कंसेप्ट की ज़रूरत है कि जब ये दिया होता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि इसका निगेटिव बनाइए, जब ये दिया होता है और फिर कहता है कि निगेटिव बनाइए, तो निगेटिव बनाने का और कोई रास्ता नहीं है। ये नो सूनर का ही प्रयोग मांगेगा। इसमें आपको नो सूनर लगा करके ही निगेटिव देना है। और ये जानकारी के लिए आप समझ लीजिए ये निगेटिव नहीं है,
इसको आप निगेटिव बनाएंगे तो नो सूनर का प्रयोग करेंगे, टेंस आपका वही रहेगा, टेंस वही रहेगा, हैड का हैड आ जाएगा, ही रीच्ड आ जाएगा, द स्कूल आ जाएगा, और चूंकि हार्डली था तो वेन था, हार्डली था तो वेन था। अब नो सूनर है तो देन होगा। ये ना समझना कि नहीं हम इसका निगेटिव बना रहे हैं और यहाँ पर हमने हैड लगाया है तो यहाँ वेन लगेगा, नहीं वेन लगेगा लेकिन जब हार्डली होगा तब लगेगा। और ये आपका निगेटिव नहीं है, ये निगेटिव नहीं है, इसी का निगेटिव बनाना है तो ये बनेगा अगर पूछता है तो, और अगर नहीं पूछता तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये देता है और फिर आपसे कहता है अफर्मेटिव बनाओ तो किसी का माइंड भी हार्डली तक नहीं जाएगा। और अगर चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, न जाए तब भी अच्छी बात है, क्योंकि आप नो सूनर को एस सून बदल सकते हैं, एस सून बदला जाता है। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि नो सूनर एज सून एज ही हैड रीच्ड द स्कूल, और यहाँ पर लगेगा कॉमा फॉर द बेल। ये था पूरा नो सूनर और यहाँ पर एज सून एज का पूरा क्या था, डिटेल था, स्ट्रक्चर था पूरा, मतलब ये एक्सप्लेनेशन है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं। अगर इसमें कहीं पर भी कोई चीज़ ना आ रही हो या कोई आपको पॉइंट जो है परेशान कर रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, उसका रिप्लाई मिलेगा, मैं दोबारा फिर समझाऊंगा। तो ये था आपका एज सुन एज। अब देखिए आते हैं डिड नॉट फेल टू। डिड नॉट फेल टू का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जहाँ पर किसी भी शब्द की विलोम शब्द रखने की गुंजाइश नहीं होती है, जहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं होता जहाँ पर हम विलोम शब्द रख करके उसके आगे नॉट लगा दें। जैसे हम लिख दें ही सादा ताज, अब ये कह रहा है कि इसको आप निगेटिव बनाइए। उसने ताजमहल देखा, ही सादा ताज लास्ट ईयर, उसने पिछले वर्ष ताजमहल देखा। अगर इस तरह से आता है तो अब हम इसमें किसकी निगेटिव बना दें? ताज का तो हम रेड पॉट कर नहीं सकते कि निगेटिव बना दें, और द ताज का रेड पॉट कोई निगेटिव ही तो नहीं होता है। इसके बाद देखा, और देखने को हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि नॉट साइन या नॉट सा, मतलब नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो ये कैसे करें, चूँकि देखा है इसलिए यहाँ पर भी कोई अपोजिट नहीं बनेगा। ही का सी करने का कोई मतलब ही नहीं कि नहीं ही है तो सी कर दो अपोजिट, नहीं। जब उसने देखा है, कोई लड़का है, कोई मेल है, अगर उसने देखा है तो फिर वही देखेगा, उसकी जगह पर कोई फीमेल थोड़ी देखेगी। तब ऐसे जगह में जब गुंजाइश नहीं होती है तब इस फ्रेज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम करेंगे ही डिड नॉट फेल टू, फिर ये आपकी का सा को क्या कर देंगे, फिर सी कर देंगे और फिर कर देंगे द ताज। उसने ताजमहल देखा, वह ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, वह ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ मतलब देखा। बहुत समझ ना, बहुत अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पहले, लेकिन ये है कि एक बेसिक सेंटेंस दिया है, ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं। इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसको हम अपोजिट करें और अपोजिट करने के बाद उसमें नॉट लगा करके हम सेंटेंस दें। और जब ये गुंजाइश किसी किसी वाक्य में नहीं होती है तब आपको डिड नॉट फेल टू का इस्तेमाल किया जाता है, डिड नॉट फेल टू, और वो यहाँ पर हमने किया है। ठीक, अब इसके साथ एक चीज़ और भी है। अगर आपको ये सेंटेंस दिया जाता है और इसको कहता है कि अफर्मेटिव बनाओ, तो ज़्यादातर बच्चे जानते क्या करते हैं, वह ताज देखने में असफल नहीं हुआ तो लड़के बना देते हैं वह ताजमहल देखने में सफल हो गया। अर्थात वो ऐसा कर देते हैं डिड नॉट फेल का, चूँकि अपोजिट का नियम तो इसमें होता ही है, तो वो समझते हैं फेल का पास कर दो, डिड नॉट हटा दो, तो वो बना देता है ही पास्ड टू सी द ताज, जो कि पूरी तरह गलत। वो ताज देखने में पास हो गया यानी सफल हो गया, नहीं, सफल होना और असफल होना बात इसकी चर्चा हो ही नहीं रही,
वो तो ये कह रहे हैं कि उसने ताजमहल देखा, बस ये कह रहा कि ताजमहल देखा, देखा कि नहीं देखा, देखा। तब हमारे पास ये डिवाइस होता है और उसको हम यूज करके ये कहा करते हैं कि वह ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, अर्थात उसने ताजमहल देख लिया, सफल हो गया। तो सफल होने का मतलब नहीं कि आप इसको जब अफर्मेटिव बनावे तो तुम वो कर दें कि ही पास टू सीधा ताज, गलत। ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। अगर हमको इसका फिर से अफर्मेटिव बनाना है तो सीधे यही बनेगा, ही सादा ताज। ही सादा ताज यही बनाओगे तब सही होगा। अगर ही पास्ट टू सीधा ताज करोगे तो वह सही नहीं होगा, वो गलत कर दिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, वैसे तो कहने का डिड नॉट फेल टू इसका फ्रेज होता है जिसका हम यूज करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें सेंटेंस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। हालांकि बुक में तो नहीं दिया रहता, जैसे हमने ये कह दिया कि ही शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, अर्थात उसे अपने माता पिता का या बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि इसका निगेटिव विलोम शब्द बनता है कि ही शुड नॉट इंसल्ट देयर एल्डर्स। ठीक, तो यहाँ पर ये तो चल जाएगा कि जब अपोजिट बनता है तो अपोजिट के सहारे आप बना दोगे, लेकिन शायद ये हो जाए कि ही शुड डू हिज वर्क, उसे अपना काम करना चाहिए। अब बताइए इसमें क्यों कौन सा शब्द जिसका अपोजिट लगा के आप बना लोगे, तब फिर आपका यही बचता है डिड नॉट फेल टू। चूंकि डिड नॉट फेल टू पास्ट में आया, अब तो है नहीं, तो अब यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, शुड नॉट फेल टू। मतलब डिड नॉट फेल टू के अलावा भी शुड नॉट फेल टू भी हो सकता है, या फिर आपका डज नॉट फेल टू भी हो सकता है, या फिर आपका विल नॉट फेल टू भी हो सकता है। जिस भी टेंस में होगा उसी टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब लेकर के फेल टू लगेगा। ये इसलिए बात बताई गई है कि बुक्स में बस एक ही मिलता है डिड नॉट फेल टू, तो बच्चे के भी माइंड में वही चीज़ फिक्स हो जाती है कि डिड नॉट फेल टू, डिड नॉट फेल टू और डिड नॉट फेल टू। लेकिन अगर वो सेंटेंस का टेंस या वर्ब स्ट्रक्चर बदल देता है तो आपको भी उसको डिड नॉट फेल टू को बदलना पड़ेगा। सबके एग्जाम्पल तो नहीं देता, लेकिन समझना है उसको अपना काम करना चाहिए। ही शुड नॉट फेल टू डू हिज वर्क, अर्थात उसका अपना काम करने में, उसको अपना काम करने में असफल नहीं होना चाहिए। और जब इसको फिर से आपको अफर्मेटिव बनाना है तो शुड डू हिज वर्क, पास्ट नहीं होना चाहिए कि ही शुड पास टू डू हिज वर्क, नहीं, ही शुड डू हिज वर्क। तो ही शुड नॉट फेल टू डू हिज वर्क, उसे अपना काम करने में असफल नहीं होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, सफल होना चाहिए, अर्थात उसको अपना काम करना चाहिए। अब जैसे आ जाए कि ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। अब यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं जिसकी हम अपोजिट बना सकें। ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा, तो अब चूंकि वहाँ पर डिड नॉट फेल टू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही विल नॉट फेल टू हेल्प मी, अर्थात वो मेरी मदद करने में असफल नहीं रहेगा, वह मेरी मदद करने में असफल नहीं होगा, तो क्या होगा, सफल होगा, अर्थात वो मेरी मदद करेगा। इस नियम को भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सीखना है और बहुत ही गजब का नियम है ये, क्योंकि डिड नॉट फेल टू इज नॉट परमानेंट। और वहाँ जो बताया गया था कि नो सूनर डिड, वो भी परमानेंट नहीं है, नो सूनर डज भी हो सकता है, और अगर किसी टेंस में है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आकर के बन जाएगी। तो यहाँ पर शुड नॉट फेल टू, विल नॉट फेल टू, और भी हो सकता है कैन नॉट फेल टू और मस्ट नॉट फेल टू, अर्थात जिस टेंस में होगा और अगर अपोजिट वर्ड बनाने की वहाँ गुंजाइश नहीं है तो फिर आपको फेल टू का ही प्रयोग करके बनाना है। लेकिन फेल टू का
ये देख लेना है कि किस टेंस के साथ कैसा प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा बदला और बदल करके आपको बताया कि ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने लायक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर जैसे कह दिया जाए कि ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ही डज नॉट फेल टू डू हिज वर्क। वह अपना काम करता है तो वह अपना काम करने में असफल नहीं होता है। वह अपना काम करने में असफल नहीं होता है, और असफल नहीं होता है मतलब सफल हो जाता है। सफल हो जाता है का मतलब वह अपना काम करता है। तो डज नॉट भी हो सकता है, डिड नॉट भी हो सकता है, शुड नॉट भी हो सकता है, शैल नॉट भी हो सकता है, विल नॉट भी हो सकता है। कोई भी मॉडल वर्ब लेकर के अगर आती है तो फिर निश्चित तौर पर उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कि डिड नॉट फेल टू का ना आए, विल नॉट फेल टू का वाला आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है विल नॉट, अगर फ्यूचर में होगा तो विल एंड नॉट पे लगाओगे कि यहाँ भी डिड नॉट लगा दो। अगर डिड नॉट फेल टू लिखा है तो केवल एक तरीका बताया गया है, उसके तरीके से आपको कई तरीके खुद ही बनाने पड़ेंगे। ज़्यादातर किसी एक्सरसाइज में एक या दो एग्जाम्पल लिखे होते हैं, लेकिन दिए गए 20 सेंटेंस जरूरी नहीं कि उन्हीं दोनों एग्जाम्पल से बन जाए। हो सकता है आपको कोई तीसरा एग्जाम्पल लगा करके, तीसरा रूल लगा करके वो चीज़ प्रूव करनी पड़े। तो वह यहाँ यही है कि डिड नॉट फेल तो आप परमानेंट है और वो सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं पर अगर ये लिखा है कि ही शुड डू हिज, तो ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए कि फिर आप क्या बनाओगे, यही तो बनाओगे क्या? यहाँ पर किसी भी शब्द की अपोजिट रखने की गुंजाइश है? किसी को मांग रहा है? नहीं मांग रहा है। अगर यहाँ लिखा ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको फ्यूचर में उसी जगह पर बनाए रखो। अर्थात जहाँ वो काम करता है उसको जरूरी नहीं कि वहीं पर उसको बनाए रखो, उसको चेंज करो। तो यहाँ जब शुड है तो शुड नॉट फेल टू, यहाँ विल है तो विल नॉट फेल टू, और फेल टू तक पूरा जाएगा, फेल टू तक पूरा जाएगा, फेल टू तक पूरा जाएगा। तो ये था फेल टू का प्रयोग। लेकिन डिड नॉट फेल टू कहने में और नियम में तो आ जाता है, लेकिन वहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वहाँ डिड नॉट फेल टू को हर किसी सेंटेंस में सेट कर सकें। यहाँ आप डिड नॉट फेल टू नहीं सेट कर सकते हैं, विल नॉट फेल टू ही बनेगा। यहाँ आप डिड नॉट फेल टू नहीं कर सकते हैं, यहाँ शुड दिया हुआ इसमें तो शुड नॉट फेल टू ही बनेगा। और जब इसको रिवर्स गियर में आना है तो उसी तरह से शुड नॉट फेल टू, डिड नॉट फेल टू और या फिर विल नॉट फेल टू, इनको हटा देना है और इजीली आपको फिर वही सिचुएशंस मिल जाएगी। तो यहाँ पर समझिएगा, मैं सोचता हूँ कि 2 पॉइंट हो गए हैं और इसके बाद मैं तुमको एक एक्सरसाइज दूंगा ज़बरदस्त, मतलब मिक्सिंग करके, मतलब हर नियम लगभग उसमें आ जाएगा और फिर वहाँ आजमाइएगा कि हमारी जो ग्रामर है ये अफर्मेटिव निगेटिव है टॉपिक है वो हमें कितना तैयार है। तो बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किया हो तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है ना? तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई नहीं सुन रहा तुम्हारा कोई अपना मित्र तो शेयर भी करना है। हालांकि ये बात मैं आखिरी में कह रहा हूँ, फिर भी अगर इतना कर जाते हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सभी को वीडियो में जुड़े रहने, देखने और सीखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद, और मिलते फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं।